नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिराने में हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया था? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के इस बयान से महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में सनसनी है। क्या पैसे देकर विधायक और सांसद तोड़ने की परंपरा अब हनी ट्रैप तक जा पहुंची है, जिसके दम पर आम जनता का जनादेश बीच रास्ते में ही लूट लिया जाता है? आखिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इनकार के बावजूद संजय राउत सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं, और क्या इससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? क्या देश और दुनिया में हनी ट्रैप के मामले पहले भी हुए हैं? क्या इसका कोई ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ भी है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। लेकिन बात शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि हनी ट्रैप का ठीक मतलब क्या है। हनी ट्रैप एक ऐसा जाल है जिसमें कोई खूबसूरत या आकर्षक व्यक्ति, आमतौर पर महिला लेकिन पुरुष भी हो सकते हैं, जानबूझकर किसी को फंसाता है ताकि उससे कोई काम निकाला जा सके। और साफ शब्दों में कहें तो यौन आकर्षण का फरेब देना या यौन संबंधों का प्रलोभन देना। इसका इस्तेमाल गुप्त जानकारी हासिल करने से लेकर ब्लैकमेल तक के लिए किया जा सकता है। तो आगे से इस वीडियो में हम हनी ट्रैप शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब हम आपको अभी बता चुके हैं। महाराष्ट्र में इसे लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में सनसनी मची हुई है। शुरुआत हुई थी बीजेपी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी से। यह तस्वीर देखिए, यह नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के साथ है। नाम है प्रफुल्ल लोढ़ा। यह एक बीजेपी नेता है, पहले वंचित बहुजन अघाड़ी से जुड़ा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट इसका कट गया तो उसने फिर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 5 जुलाई 2025 को मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन ने लोढ़ा को उसके चकाला स्थित लोढ़ा हाउस से गिरफ्तार किया। उस पर पॉक्सो एक्ट लगा है क्योंकि एक 16 वर्षीय लड़की और उसकी दोस्त के यौन शोषण का इस पर आरोप है कि नौकरी का लालच देकर लोढ़ा ने इन लड़कियों के साथ गलत काम किया, अश्लील तस्वीरें खींची और उन्हें धमकाया। इसके अलावा अंधेरी MIDC यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पुलिस स्टेशन में भी इसके खिलाफ बलात्कार और हनी ट्रैप का एक और मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने जलगांव, जामनेर, पहूर इन तमाम जगह इसकी संपत्तियों पर छापेमारी की है और लैपटॉप, पेन ड्राइव और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। ये सिर्फ अकेला पुलिस का मामला नहीं है, राजनीति का मामला है। एकनाथ खड़से जो NCP शरद पवार गुट के नेता हैं, इन्होंने दावा किया है कि लोढ़ा दरअसल हनी ट्रैप गिरोह का मास्टरमाइंड है और उसके पास ऐसी तमाम सामग्री है, यानी पेन ड्राइव, CD, जो कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के कारनामे उजागर कर सकती है। लोढ़ा की गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके बीजेपी के कद्दावर नेता गिरीश महाजन से काफी करीबी संबंध है। इसी के साथ कांग्रेस विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी एक सनसनीखेज आरोप लगाया है, वो भी विधानसभा के अंदर। नाना पटोले ने विधानसभा में एक पेन ड्राइव लहराकर दावा किया कि 72 वरिष्ठ IAS और IPS अफसरों और कई मौजूदा और पूर्व मंत्रियों के नाम इस घोटाले से जुड़े हैं। यह दावा इतना बड़ा था कि पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लेकिन इसे लेकर शिवसेना उद्धव के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने जो कहा, उससे तो महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल ही बच गया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ट्वीट भी किया है। राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार के 4 मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। यही नहीं, राउत ने यह भी आरोप लगाया कि हनी ट्रैप का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे की MVA यानी महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए किया गया था। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन शिवसेना के 4 युवा सांसदों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया, जिसके चलते वे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। काफी गंभीर मामला। ये ट्वीट देखिए क्या कह रहे हैं। इन्होंने फोटो डाली है प्रफुल्ल लोढ़ा की और लिखा कि 4 ministers in Maharashtra are caught in a honey trap. CM knows who they are. Prafull Lodha, involved in the honey trap case, is in custody. He is Girish Mahajan's man, claiming if I press one button, everyone from Mahajan will be ruined. This is happening in Maharashtra. यानी 4
लोग फंसे हैं, मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी है और जो प्रफुल्ल लोढ़ा है उसने कहा है कि अगर मैं एक बटन दबा दूं तो सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो ये संजय राउत इतना खुलकर बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो 2022 में हुआ था वो क्या हुआ था? 2022 में सरकार को या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने एनडीए सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी। तब काफी लोग चौंके थे क्योंकि शिवसेना का इतिहास इस तरह की टूट का नहीं रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अचानक एकनाथ शिंदे एक नेता बनकर उभरे। उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी एमवीए, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे, जून 2022 में ये सरकार गिर गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 161 सीटें जीती थी, लेकिन सत्ता के बंटवारे पर मतभेद के कारण शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बीजेपी सरकार गिराने के अवसर तलाश रही थी और आखिरकार उसे कामयाबी मिल गई। 21 जून 2022 को शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत शुरू की। वे कई विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी चले गए। शिंदे के साथ 39 शिवसेना विधायक थे और 12 निर्दलीय विधायक, यानी कुल 51 विधायक बगावत में शामिल हुए। महाविकास अघाड़ी के पास 172 विधायकों का समर्थन था, लेकिन शिंदे की बगावत के बाद यह संख्या बहुमत के नीचे चली गई। शिंदे गुट ने दावा किया कि एमवीए सरकार में शिवसेना की विचारधारा से समझौता हो रहा था। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और 30 जून को एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उस समय देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। उस समय महाराष्ट्र में एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ था, खोखा। कहा गया कि 50 खोखा एक कीमत है विधायक की। खोखा यानी करोड़, 50 खोखा मतलब 50 करोड़ रुपए, यानी विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए देकर तोड़ा गया। लेकिन अब संजय राउत ने इसमें हनी ट्रैप का एंगल भी जोड़ दिया है। हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करके विधायकों की राजनीतिक निष्ठा बदलवाई गई, ऐसा उनका आरोप है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिंदे सरकार के गठन को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश देना गलत था, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कोर्ट सरकार को बहाल नहीं कर सकती। ये अपने आप में एक दुर्लभ मामला था जिसमें अवैध ढंग से बनी एक सरकार चलने दी गई। जनता में काफी गुस्सा था। लोकसभा चुनाव इसीलिए एनडीए बुरी तरह हारा, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से बीजेपी मैदान में उतरी, चमत्कारिक जीत हासिल की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। व्यापक रूप से चुनावी धांधली का आरोप लगा है, राहुल गांधी ने लगातार लगाया है, लेख तक लिखा है। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और एकनाथ शिंदे जो पहले मुख्यमंत्री थे वो अब वहां के उप मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल नाना पटोले और संजय राउत के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि न कोई हनी है और न कोई ट्रैप, लेकिन संजय राउत थमने को तैयार नहीं है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है और एक तस्वीर भी दिखाई है। ये तस्वीर देखिए, ये प्रफुल्ल लोढ़ा और गिरीश महाजन मिठाई खिलाई जा रही है। तो साफ कह रहे हैं संजय राउत कि महाजन, जो गिरीश महाजन है, जो फडणवीस सरकार के कद्दावर मंत्री हैं और जलगांव से ही आते हैं, उनका प्रफुल्ल लोढ़ा से बहुत अच्छा संबंध है। तो राउत का कहना है कि इसमें गिरीश महाजन भी शामिल हो सकते हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जो दावा किया है कुछ ना होने का, वो सदन को गुमराह करना है। उनका यह कहना कि राज्य में हनी ट्रैप की कोई घटना नहीं हुई है, वो गलत है। संजय राउत ने चुनौती दी है कि सरकार सीबीआई जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। संजय राउत ने प्रफुल्ल लोढ़ा के एक दावे का भी जिक्र किया कि अगर एक बटन दबाएगा तो कई बड़े नाम उजागर हो जाएंगे, जो हमने अभी संजय राउत के एक्स पर जो पोस्ट थी उसमें आपको दिखाया। जाहिर है महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म हो गया है। वैसे राजनीति का आलम यह है कि पैसे के दम पर विधायक खरीदने वाली बात को अब अपराध नहीं माना जाता। उल्टा मीडिया ऐसी घटनाओं को मास्टर स्ट्रोक या चाणक्य नीति बताता है।
खास तौर पर अगर लाभार्थी बीजेपी हो। जी हाँ, वही शुचिता के दावे करने वाली पार्टी बीजेपी, जो विपक्ष में रहते हुए खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस बताते थकती नहीं थी। लेकिन अब वहां राजनीति के चाणक्य हैं जो कहते हैं कि जीते तो सरकार बनाएंगे और हारे तो जरूर बनाएंगे। लेकिन क्या चाणक्य की यही नीति थी? चाणक्य के बारे में जानते हैं? ये तस्वीर खूब दिखाई जाती है। वैसे चाणक्य के नाम पर जो कुछ भी प्रचलित है, वैसी कोई हस्ती इतिहास में शायद नहीं थी। इसको लेकर विवाद है, उस समय के किसी दस्तावेज में ऐसा जिक्र नहीं है। बहरहाल विष्णुगुप्त नाम से अर्थशास्त्र के लेखक को चाणक्य और कौटिल्य कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसकी बहुत चर्चा होती है, और इस ग्रंथ से पता चलता है कि विष कन्याओं का इस्तेमाल शत्रुओं के लिए किया जाता था। जी हाँ, हनी ट्रैप 2000 साल पहले क्या था उसमें? विष कन्या वो कन्या है जिसे बचपन से थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था, जिससे वो विष सहन कर लेती थी, उसकी क्षमता बढ़ती जाती थी, और उसका जो शरीर था, उस शरीर स्वेद, पसीना, स्वेद यानी पसीना, लार, और उसके साथ संयोग करने वाला जो भी व्यक्ति होता था वो फिर विष के प्रभाव में आ जाता था। यानी उस लड़की पर कोई असर नहीं होता था, वो एक तरह से विष से प्रूफ हो जाती थी, धीरे धीरे उसको विष देकर बड़ा किया जाता था। तो एक ये सीधे सीधे कहा जाए उस दौर में राजनीति में शत्रुओं से निपटने में बाकायदा एक रणनीति थी, जिसके तहत विष कन्याएं तैयार की जाती थी और स्त्री जासूसों के रूप में उनका उपयोग होता था। वे ऐसी प्रशिक्षित महिलाएं थीं जो अपनी सुंदरता और चालाकी से शत्रु राजाओं को प्रभावित करती थीं, उनकी योजनाएं उजागर करती थीं और ज़रूरत पड़ने पर जहर देकर उन्हें खत्म कर देती थीं। ये बाकायदा अर्थशास्त्र के 14वें अध्याय में गुप्त नीति है, उसमें इस सब की विस्तार से चर्चा की गई है। यानी स्त्रियों को रणनीति का हिस्सा बनाकर शत्रु को कमजोर करना। और वैसे आप देखें तो स्त्रियों के इस्तेमाल की कथाएं पुराणों में भी हैं। इंद्र स्वर्ग का राजा है, उसका सिंहासन हमेशा डोल जाता है। जैसे ही कोई ऋषि तपस्या करता है, ऐसे में फिर अप्सराएं भेजी जाती हैं ताकि तपस्या भंग हो जाए। विश्वामित्र और मेनका की कहानी तो आपने शायद सुनी ही हो। तो जब भी सत्ता की बात आती है, स्त्रियों के इस्तेमाल की एक परंपरा हमें नजर आती है, जो पुराणों में भी है और इतिहास में भी है। हनी ट्रैप का मामला वैसे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हुआ है। कुछ मशहूर किस्सों पर आइए नजर डालते हैं। माता हरी 1876 से 1917 उसका जीवन था, बहुत कम उम्र। 1917 में गोली मार दी गई थी, उसे हत्या की गई थी, बाकायदा सजा दी गई थी। नीदरलैंड में जन्मी थी, असली नाम मार्गरेटा जेले था। इसने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके फ्रांस और जर्मनी दोनों के अधिकारियों से गोपनीय जानकारियां हासिल की थी। माता हरी को फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने भर्ती किया था ताकि वो जर्मन अधिकारियों से जानकारी हासिल करे, लेकिन बाद में फ्रांस को शक हुआ कि वो जर्मनी के लिए भी जासूसी कर रही है, यानी डबल एजेंट है। 1917 में फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी ने जर्मन कोडेड संदेशों को इंटरसेप्ट किया, जिसमें माता हरी को H-21 कोड नेम से जर्मन एजेंट के रूप में उल्लेख किया जा रहा था। और 13 फरवरी 1917 को माता हरी को पेरिस में गिरफ्तार किया गया। सैन्य अदालत ने माता हरी को जासूसी का दोषी पाया और 15 अक्टूबर 1917 को पेरिस के पास विंसेंस में उसे गोली से उड़ा दिया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि माता हरी को बलि का बकरा बनाया गया था, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत, उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसकी नर्तकी की छवि और विदेशी मूल ने उसे आसान निशाना बना दिया। अब एक और मामला देखिए। यह मामला है प्रोफ्यूमो अफेयर के नाम से मशहूर, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। 1963 में यह मामला मशहूर हुआ था। यह ब्रिटेन के एक सबसे कुख्यात हनी ट्रैप का मामला है। जॉन प्रोफ्यूमो, ये जॉन प्रोफ्यूमो है जो ब्रिटेन के वॉर मिनिस्टर थे, युद्ध मंत्री। इनका क्रिस्टीन कीलर नाम की एक युवती से संबंध था, जो सोवियत नौसैनिक अटैची येवगेनी युवानोव की भी मित्र थी। कीलर को समाज में प्रभावशाली लोगों से जोड़ने वाले स्टीफन वार्ड ने इस संबंध को सुगम बनाया था। 1963 में यह घोटाला या ये घटना सामने आने पर प्रोफ्यूमो को इस्तीफा देना पड़ा।
इसने ब्रिटिश सरकार, खासकर कंजर्वेटिव पार्टी को गंभीर संकट में डाल दिया। हालांकि सरकार सीधे नहीं गिरी, लेकिन इसने हैरोल्ड मैकमिलन की जो सरकार थी उसकी विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंचाया और 1964 में कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई। अब एक पूर्वी जर्मनी का बड़ा मशहूर मसला है। वहां पर वहां की जो एक तरह से कहा जाए जो खुफिया एजेंसी स्टासी, उसके प्रमुख थे मार्क्स वुल्फ। ये उनकी तस्वीर है। इन्होंने बाकायदा रोमियो स्पाई नामक एक विशेष हनी ट्रैप रणनीति का विकास किया। आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सुना होगा कि किस तरह से एंटी रोमियो एक स्क्वाड बनाया गया, लेकिन वहां पर रोमियो स्पाई ये बाकायदा एक पूरा ग्रुप था। 1950 के दशक में वुल्फ ने देखा कि पश्चिमी जर्मनी में कई प्रभावशाली एकल महिलाएं सरकारी और बड़े पदों पर हैं, औद्योगिक पदों पर। उन्होंने आकर्षक और बुद्धिमान पुरुष एजेंटों को प्रशिक्षित किया, जिन्हें उन महिलाओं के साथ रोमांटिक संबंध बनाने और गोपनीय जानकारी हासिल करने का काम सौंपा गया। स्टैसी ने इस रणनीति के जरिए पश्चिमी जर्मनी की सरकार और उद्योगों के कई स्तरों पर सेंध लगाई। हालांकि यह सीधे सरकार गिराने से संबंधित नहीं था, लेकिन इसने पश्चिमी जर्मनी की सुरक्षा और वहां की नीतियों को प्रभावित किया, कमजोर किया। कुछ मामलों में ब्लैकमेल के जरिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को भी बदला गया। एक और है मैरिस डे जॉन। ये मैरिस डे जॉन का मसला है। मैरिस डे जॉन सोवियत संघ में फ्रांस के राजदूत थे। इन्हें केजीबी ने, यानी जो रूस की या सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी है, उसने हनी ट्रैप में फंसाया। केजीबी ने लीडिया खोवांस्काया और लारिसा क्रोनबर्ग, सोबोल्स्काया जैसी महिलाओं का उपयोग करके डेजॉन को रोमांटिक संबंधों में उलझा दिया। एक नकली पति बना उन महिलाओं का और उसने डेजॉन को धमकाया और केजीबी ने इस स्थिति का उपयोग उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया। केजीबी का मकसद डेजॉन को प्रभावित करके फ्रांसीसी नीतियों और गोपनीय जानकारी तक पहुंच बनाना था। डेजॉन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के करीबी मित्र थे, जिससे यह ऑपरेशन और महत्वपूर्ण हो गया। इस मामले का तत्काल प्रभाव बहुत नहीं पड़ा, क्योंकि केजीबी ने डेजॉन को ब्लैकमेल करने के बजाय इस जानकारी को भविष्य के लिए रखा था। हालांकि जब यह बात ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को पता चली, एक केजीबी का जासूस जो पलट गया था, वो डिफेक्टर यूरी क्रोटकोव, उसके जरिए पता चली, तो फ्रांस को इसकी सूचना दी गई, जिससे डेजॉन की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा। यह हनी ट्रैप फ्रांसीसी सरकार को गिराने में तो सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने फ्रांस सोवियत कूटनीति को प्रभावित किया और डेजॉन की स्थिति को कमजोर कर दिया। बहरहाल हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों कई बार ऐसे मामले आए जिसमें पुलिस वाले या कोई अधिकारी पता चला कि हनी ट्रैप में फंसे हैं, लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत ब्लैकमेल के मामले ही सामने आते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य की सरकार बनाने में हनी ट्रैप के इस्तेमाल का आरोप बताता है कि भारतीय राजनीति पतन के किस पाताल में पहुंच गई है। शहद के नाम पर भारतीय लोकतंत्र को जहरीला बनाने का यह अभियान कहां तक जाएगा, कोई नहीं जानता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.